हेलो एवरीवन, हम लोग अभी एक जीके का मुहिम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एसएससी के टॉप 100 एमसीक्यू देखेंगे। और दोस्तों ये कोई ऐसा वैसा एमसीक्यू नहीं होगा, इसे अगर आप करेंगे ना तो आपके एग्जाम में जरूर दोस्तों कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये सीरीज। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों ये वीडियो टॉप नॉच क्वालिटी वाला होने वाला है। इसमें दोस्तों 100 एमसीक्यू कवर करेंगे। सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं होगा, उसका कई मल्टीपल ऑप्शन होंगे और उस ऑप्शन पे हम लोग काम करते रहेंगे दोस्तों। और इसका रेलेवेंट अगर नोट्स चाहिए तो हम आपको नोट्स भी दे देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी पीवाईक्यू है दोस्तों रिसेंट एग्जाम्स में वो इसमें कंपाइल करके हमने दिया है और आपको काफ़ी सारे अप्रोचेस भी इसमें बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये सीरीज। दोस्तों इसमें क्वेश्चन जो होगा वो दोस्तों रैंडम होंगे, यानी कि आपको एग्जैक्टली ये नहीं कहेंगे पॉलिटी से है, क्योंकि ये टॉप 100 है तो कुछ से भी हो सकता है और धीरे धीरे हम इसका क्वालिटी बढ़ाएंगे। बिना रुके हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। दोस्तों इसका सीधा अर्थ हुआ निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि काम से राइट टू वर्क से संबंधित है, इसके अलावा दोस्तों और पब्लिक असिस्टेंस से कुछ केसेस में संबंधित है, यानी कि लोगों को कुछ मदद मिलेगा, चाहे वो मजदूर वर्ग के कोई भी हो उसको पब्लिक असिस्टेंट दी जाएगी कुछ केसेस में। तो दोस्तों ये मेंशन है आपका आर्टिकल 41 में, इसका सही उत्तर आर्टिकल 41 हो जाएगा। लेकिन आपके कंफर्मेशन के लिए हम इस सारे आर्टिकल को 41, 44, 43 और 42 इन सभी आर्टिकल को पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सभी आर्टिकल अपने आप में जरूरी है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी रुकावट का हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे मैंने अभी आर्टिकल 41 की चर्चा किया या 42 का या 43 का या 44 का, ये सारे के सारे आर्टिकल किसके अंदर में आ जाता है दोस्तों? हमारे संविधान में जो डीपीएसपी दिए गए यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के जो निर्देशक तत्व दिए हैं उसके अंतर्गत आता है। तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो डीपीएसपी है ना हमारे संविधान के पार्ट 4 में आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये संविधान के किस भाग में आता है? तो भाग 4 में। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि दोस्तों ये डीपीएसपी जो है, एक मिनट दोस्तों, ये जो डीपीएसपी है ये कहां से लिया गया है? तो दोस्तों ये आयरलैंड से लिया गया है। किससे लिया गया है? आयरलैंड से। तो आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, कि ए बेबी मेरी चल अपने लैंड पे मुझे डीपी खिंचवाना है क्योंकि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। दोस्तों इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। क्लियर है बात? तो दोस्तों संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी है और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक में डीपीएसपी का चर्चा किया गया है। तो हम एक एक को समझते हैं। मैंने आपको आर्टिकल 41 समझा दिया, लेकिन एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। द गवर्नमेंट शुड विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन केसेस और unemployment, old age and sickness and disablement and in other cases of undeserved want। तो दोस्तों आप आर्टिकल 41 तो समझ ही गए होंगे कि इसमें सरकार अपने जो उनका आर्थिक कैपेसिटी है, देश का जो समय स्थिति है उसके हिसाब से वो एक प्रोविज़न सिक्योर करती है ताकि लोगों को काम मिले, एजुकेशन मिले, पब्लिक असिस्टेंट मिले, अनएम्प्लॉयमेंट का ध्यान दे, अगर ओल्ड एज है, सिकनेस का कोई व्यक्ति है, डिसेबलमेंट है, उन सबों पर ध्यान दिया जाए। तो ये आप आई होप आर्टिकल 41 समझ गए होंगे। डायरेक्टली यहाँ लिखा भी है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। अगर आप इतना भी रट ले तो आपके लिए इनफ है। अब दोस्तों आर्टिकल 42 को थोड़ा ढंग से समझते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप इसे करेंगे ना तो आपको याद रहेगा, भूलेंगे कभी नहीं। तो चलिए दोस्तों आर्टिकल 42 हम समझते हैं। देखिए पहले आप इंग्लिश में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव। मतलब क्या कि दोस्तों ये जो आर्टिकल दिया गया मेरे सामने, इसका मतलब क्या होता है समझते। देखिए हम आपको डिटेलिंग इसको समझाते हैं। इसमें दो बात बताया गया है। अगर मैं सरल भाषा में आपसे बात करूं तो मतलब कि सरकार, मतलब इस तरह के संविधान में लिखा है कि ऐसी कानून सरकार को बनना चाहिए जिससे सुरक्षित और इंसानियत भरे काम करने के हालात हो। जस्ट और ह्यूमन कंडीशन का मतलब क्या है कि मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसमें लोग काम कर सकें, ठीक है, उसको बोलते हैं जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। और दूसरा है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव का मतलब क्या कि कोई अगर महिला है वो प्रेग्नेंट है ना, तो उसको भत्ता दिया जाए, उसको काम से निकाला ना जाए। अमूमन होता क्या है कि मतलब
अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिला होती है तो उसको क्या किया जाता है, अगर वो लोग उतना नहीं जानते तो उसको घर में बैठा दिया जाता है और कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुमको अब कुछ नहीं मिलेगा, तुमको इस कंपनी से निकाला जाता है। लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं है, इस पर सरकार ध्यान देती है और अगर सरकार को पता चलता है तो वो डीपीएसपी राज्य के निर्देशक तत्व के तहत उसके प्रति संज्ञान ले सकती है, कोई महत्वपूर्ण कदम ले सकती है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, फैक्ट्री में जो काम करते हैं मजदूर, उनको सही समय पर छुट्टी मिलना चाहिए, सफाई और आराम मिलना चाहिए। जो गर्भवती महिला है उसको कुछ महीना के लिए छुट्टी मिल जाए, उसी को बोलते हैं मैटरनिटी लीव। तो दोस्तों साधारण भाषा में मैं अगर आपको बोलूँ तो आर्टिकल 42 में दो चीज़ की चर्चा है, जस्ट और ह्यूमन कंडीशन और मैटरनिटी लीव के बारे में। अब मैटरनिटी लीव तो बहुत सारे हैं दोस्तों, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उसका क्या मतलब अमेंडमेंट हुआ, क्या संशोधन हुआ, उस पर हम अभी ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। अब दोस्तों हम आर्टिकल 43 के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आप तो आर्टिकल 42 समझ गए कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मैटरनिटी लीव किस में है तो आप फटाक से बोल दीजिएगा आर्टिकल 42 में। अब आर्टिकल 43 समझते हैं बहुत आसान भाषा में, ठीक है। इसमें आर्टिकल 43 में यहाँ पे लिखा हुआ है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। ये भी अगर आपको याद रहेगा तो वो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ लिविंग वेज फॉर वर्कर्स बेसिकली संविधान में क्या कहता है। देखिए अगर मैं सिंपली बात करूँ तो लिविंग वेज फॉर वर्कर का मतलब सीधा सीधा हुआ कि मतलब कि सरकार को या जो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली ये कोशिश तो सरकार ही करती है, वहाँ पर सरकार देखती है कि जो आदमी फैक्ट्री में काम करें क्या उनको उचित वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, उनके बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए कुछ खाने के लिए कुछ ऐसा चीज़ मुहैया कराया जा रहा है कि नहीं, टाइम पर उनको छुट्टी मिल रहा है कि नहीं, कुटीर उद्योग वगैरह का बढ़ावा दिया जाए, इस सब पर सरकार ध्यान देती है। जैसे आपको मैं उदाहरण से समझाता हूँ, ठीक है, कि अब देखिए यहाँ पर कोई किसान है या कोई बुनकर है, ठीक है, या कोई मजदूर है मेहनत करता है, तो उसको इतना पैसा दे दिया जाए कि अपने परिवार का अच्छा से पालन पोषण कर ले, और गांव में खास करके हैंडलूम वगैरह का भी व्यवस्था किया जाए, ठीक है, माने कि हैंडलूम माने कि हाथ करगा वाला काम। तो आपको इतना ही याद इसमें रखना है, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, ये आपको आर्टिकल 43 में। अब संविधान में दोस्तों देखिए जब कभी आप ए लिखा देखे, बी लिखा देखे, आप ये समझ जाइए कि अलग से जोड़ा गया है, निश्चित है। लेकिन 1 2 लिखा गया हो तो हो सकता है ये पहले से अवेलेबल हो, लेकिन ए भी जैसे ही आया तो समझिए अलग से जोड़ा गया। तो अब आर्टिकल 43A क्या कहता है, ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया 43A में कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए पहले क्या होता है ना कि इंडस्ट्री अपने हिसाब से नियम लाती थी, जो मन है मतलब जितना मन हो उतना क्या करती थी, जो मजदूर है उसको वेतन देती थी। लेकिन फिर संविधान में संशोधन किया गया और उसमें एक अलग से प्रावधान डाला गया कि भाई साहब जो भी मतलब मजदूर काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, वर्कर्स, उनको पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि इंडस्ट्री में किस प्रकार से मजदूर के साथ व्यवहार किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए। तो वो दोस्तों इसके बारे में जो प्रावधान ये दिया गया था इसमें 43A में है। और ये प्रावधान कब आया था दोस्तों, ये जो प्रावधान आया था ना, अगर आप समझिएगा तो ये प्रावधान संविधान का जब 42वां संशोधन हुआ था, 49th अमेंडमेंट जो हुआ 1976 आई थिंक, उसी समय इस संशोधन को लाया गया, ठीक है। तो आपको ये दोस्तों याद रहना चाहिए। 1 मिनट दोस्तों, ठीक है, माउस थोड़ा सा गिर गया, 1 सेकेंड। चलिए दोस्तों तो समझते हैं आगे, है ना। देखिए अब आप समझिए और थोड़ा सा हम आपको डिटेलिंग समझाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई कंपनी है, अब वो कंपनी क्या करती है, पहले क्या था कि अपने मन से जब मन हुआ उसको काम पर भर भर रात काम कराते थे। लेकिन 43A में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, अपने मजदूर से ये पूछे कि उनको छुट्टी कैसी हो, किस शिफ्ट में हो, काम करने का तरीका कैसे हो, छुट्टी मिले। सिर्फ वो काम ना करे बल्कि कंपनी के फैसला में सुझाव भी दे कि भाई कब छुट्टी देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, ठीक है। यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर इसमें दे दिया गया है, किसको, तो मजदूर लोगों को। तो ये दोस्तों याद रहना चाहिए आपको। चलिए अब आगे दोस्तों समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बहुत ये इजी है समझना। देखिए अब मैं चर्चा करता हूँ आपके साथ आर्टिकल 44 के बारे में। देखिए आर्टिकल 44 में आपका ये दोस्तों क्या कहा गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए अब आप समझिए बात को, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप केवल ये याद रखेंगे ना, इसी में आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप घबराइए नहीं, ठीक है। ये मैंने कोड बोल दिया नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, माफ कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये है क्या, ये क्या काम करती है, मैं साधारण भाषा में आपको समझाता हूँ। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा मतलब होता है एक समान नागरिक कानून, चाहे वो कोई भी धार्मिक समुदाय जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। खास करके देखिए बेसिकली मैं अगर आपसे एक बात करूं, जैसे मान लीजिए भारत में कई तरह के धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब वगैरह, तो उनके लिए इस प्रकार के कानून लाया जाए कि कोई अलग ना हो जाए,
पूरे नागरिक को बराबर हक दिया जाए और सबको खास करके जो शादी, तलाक, विरासत, गोद लेना, संपत्ति वाला बंटवारा के मामला में एक जैसा हो। ये नहीं कि जो अमीर आदमी है उसके साथ अलग है, जो गरीब है उसके साथ अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको ये 41, 42, 43 और 44 सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इट इज़ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू वार्ड एज्ड। कितने साल के बच्चों के लिए? दोस्तों वार्ड एज का मतलब क्या होता है? 18 साल से कम उम्र के बच्चे को हम वार्ड एज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है संविधान के 6 से 14 मतलब खास करके 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये वार्ड एज की चर्चा की गई है। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई है संविधान में। आगे चर्चा भी करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी ये कब डाला गया, कौन सा संशोधन किया गया, आगे चर्चा हम करेंगे, आप घबराइए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों जब हम कभी इस चीज़ का बात करते हैं तो ये बेसिकली आपको ये इंटरेक्ट कर देता, आर्टिकल 21A का हमें याद दिला देता है। ठीक है, आपको अगर याद होगा आर्टिकल 21A, तो आपको ये बात उसमें लिखा भी हुआ है क्लियर, क्या कहता है आर्टिकल 21A कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, समझ आया बात कि नहीं? और बहुत सारे कानून आए गए, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया 2009 में। ठीक है, इसके तहत है ना कि भाई उसको शिक्षा मिलना चाहिए ढंग से, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों। अब अगला जो है हमारे सामने वो है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द जुडिशियल पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट एंड द देयर डेफिनेशन इज इनकरेक्टली मैच्ड। यानी कि जो राष्ट्रपति है उनके जुडिशरी पावर, यानी क्या, जैसे खास करके इसमें चर्चा जो दिया गया है इसमें आप समझ सकते हैं ये सभी जो है प्रेसिडेंट के पार्डन पावर है, क्षमा करने की शक्ति है। और इसमें से कौन सा पार्डन पावर क्या कहता है दोस्तों? ये क्वेश्चन कोई एरो गेरो नहीं है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में, शायद दिल्ली पुलिस में ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैं अगर अभी चर्चा करूंगा इस पर, आप घबराइएगा नहीं। सबसे पहले कह रहा है इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, तो पहले समझते हैं। देखिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हम नीचे से समझते हैं। पार्डन, देखो ये सारे के सारे प्रेसिडेंट के पार्डन पावर हैं। ठीक है, जिसमें पार्डन पावर में आता है पार्डन आता है, रिप्रीव आता है, रिस्पाइट आता है, रेमिशन आता है, कम्यूटेशन, एक तो इसमें दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं। देखिए सब मैं आपको समझाऊंगा, आगे धीरे धीरे करके हम समझते जाएंगे फॉलो चार्ट से। देखिए अब ये जो है ना पार्डन में क्या होता है कि इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन। अगर कोई कन्विक्ट व्यक्ति है, तो उसका क्या किया जाता है, पूरी सजा माफ कर दी जाती है, तो अपराधी पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों रिप्रीव में क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए फांसी जैसी कोई सज़ा है, उस पर अस्थायी रोक लगा दिया जाता है। अगर किसी को फांसी देना है तो उस पर रोक लगा दिया जाता है, स्टे लगा दिया जाता है। अब ये समझते क्या लिखा है, इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। गलत। हम अभी आपको समझाए थे रिप्रीव में कि भाई अगर किसी को फांसी की सज़ा मिल रहा है, सुनिए ध्यान से, अगर किसी को फांसी का सज़ा मिल रहा है तो उसको रोका जा सकता है, उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि फांसी की सज़ा मिला है तो उसको हम जो है उम्र कैद में बदले, नहीं, रिप्रीव में ऐसा नहीं होता है। अब रिस्पाइट को समझाते हैं आपको। रिस्पाइट में क्या होता है, सज़ा को कम किया जाता है, लेसर सेंटेंस किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको राहत दे दिया जाएगा, सजा में कमी, उसको कहते हैं रिस्पाइट। पढ़ते हैं इसको। इट डिनोट्स अवार्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ दैट विच वाज ओरिजिनली, बिल्कुल सही है ये। अब है तो इसका मतलब गलत ये था ना, ये सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, इनकरेक्टली मैच कौन था, तो ये आपका दोस्तों रिप्रीव था। वो भी समझ लेते कम्यूटेशन क्या कहता है, ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। देखिए ये कम्यूटेशन का मतलब हुआ सजा के रूप को बदलना, सजा के रूप को बदलना। इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर्म लाइटर फॉर्म। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको फांसी का सजा मिला है, उसको अगर वो व्यक्ति अच्छा है, गलती उसको फंसा दिया गया, उसको प्रेसिडेंट क्या करेगी, कन्वर्ट कर देगी, किसमें, तो उम्र कैद में। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है लेकिन वो बाइंडेड होती है उस गवर्नमेंट के, अपने मन से उछल के कुछ वो नहीं कर सकती है। हम आगे चल के प्रेसिडेंट के बारे में और ज़्यादा समझेंगे दोस्तों, ठीक है। और एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो हमारे राष्ट्रपति, उन्हीं को जो है ना फांसी सज़ा माफ़ करने का क्या है मिला हुआ है, आदेश मिला है, हमारे गवर्नर साहब को नहीं। गवर्नर साहब फांसी के सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट स्लाइड में वो देखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कम्यूटेशन, रिस्पाइट, रिप्रीव, पार्डन, ये सब आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो आगे प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले जब कभी हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं तो समझिए ध्यान से क्या कहता है कि देखिए आर्टिकल 72
अलाउ करता है किसको, द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एंड टू सस्पेंड रेमिट एंड कम्यूट सेंटेंस इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट इज बाय कोर्ट मार्शल और बाय पनिशमेंट इज फॉर ऑन ऑफेंस अगेंस्ट लॉ, मतलब कोई भी इस तरह का चीज़ है, ठीक है, चाहे डेथ सेंटेंस क्यों ना हो। तो आर्टिकल 72 में आपसे पूछा जा सकता है जो प्रेसिडेंट का पावर जो है, पार्डन पावर, क्षमा करने की शक्ति, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 72। देखिए एक नहीं पढ़ रहे हैं, एक के साथ दोस्तों हम कई सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों इसी को पैरेलली हम समझ लेते हैं गवर्नर के बारे में, ठीक है। अब ये समझ लिए चाहे वो सज़ा कोई भी चीज़ का हो, कोई भी टाइप का सज़ा हो, जैसे कोई लॉ वो वायलेट किया या यूनियन उसको कोई सज़ा दे दिया, चाहे सुप्रीम कोर्ट सज़ा दे दिया, कुछ भी टाइप का हो वो माफ़ कर देंगे, है ना। आप समझते हैं गवर्नर के बारे में। इस गवर्नर का जो सज़ा पावर है, पार्डन पावर, वो आर्टिकल 161 में वर्णन है, जिसमें वो पार्डन पावर देते हैं, पार्डन देते हैं, रिप्रीव देते हैं, रिस्पाइट देते हैं, रेमिशन देते हैं, पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ ए पर्सन ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। देखो मैंने अभी आपको बोला, इसमें उतना लिखा नहीं, डेथ सेंटेंस जो है मतलब गवर्नर नहीं माफ़ कर सकते हैं। गवर्नर जो है डेथ सेंटेंस माफ़ नहीं कर सकते हैं। डेथ सेंटेंस केवल कौन माफ़ कर सकता है, तो राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये मोटी बातें हैं। देखिए जब आप इसको पढ़ लीजिएगा, जब आप कीजिएगा ना क्वेश्चन, फटाफट आपसे बनेगा। तो आर्टिकल 161 इसके बारे में, पार्डन पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो मतलब गवर्नर सज़ा माफ़ कर देता है। ऐसा नहीं है कि केवल किसके मामलों में, तो राज्य के मामलों में ना, ठीक है, केवल राज्य के मामलों में, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि गवर्नर की शक्तियाँ सीमित होती है, ठीक है। वो मतलब डेथ सेंटेंस को माफ़ नहीं कर सकते, उनको अधिकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अधिकार सेंट्रल के जो पावरफुल व्यक्ति हैं उनको है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कुछ जो है प्रेसिडेंट वगैरह बने, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लिखा भी है कि द एक्सरसाइज ऑफ पावर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स अंडर आर्टिकल 72 आर्टिकल 161 रिस्पेक्टिव कैन बी चैलेंज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ arbitrariness, नन applications और माइंड मालाफाइड एंड नन कंसिडरेशन और रिलेवेंट मटेरियल। मतलब इसमें कह रहा है कि भाई अगर मान लीजिए अगर सरकार भ्रष्ट हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा कि गवर्नर जो प्रेसिडेंट भी है उसी सरकार के अंदर होगी, तो वो उसमें फिर कोर्ट में संज्ञान लिया जा सकता है उस पर बेसिकली, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि जिसकी सरकार उसका राष्ट्रपति, सिंपल भाषा, ठीक है। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ विशेष बातें मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब समझते हैं उस विशेष बात को। एक मिनट दोस्तों, अब हम ये समझते हैं, ये देखिए आर्टिकल 52 में जो है वो आर्टिकल, देखिए सबसे पहले समझिए भारत के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ हम अभी कवर कर लेते हैं, ठीक है, आर्टिकल के साथ, समझे। एक मिनट दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा तब हमें और पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमारे संविधान में ना आर्टिकल 52 से लेकर दोस्तों कहाँ तक, अगर आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर आर्टिकल 52 से लेकर वैसे 62 तक है, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, हम 52 से लेकर 61 तक ही देखेंगे, ठीक है। और हमारे संविधान के आप बताइए किस भाग में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है, तो संविधान के पार्ट 5 में इनके बारे में चर्चा है, ठीक है। ये ध्यान से समझिए और थोड़ा सा सब आर्टिकल को हम रिविज़न एक बार फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भाई साहब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, यानी भारत में सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का रहेगा, आर्टिकल 52 कहता है। आर्टिकल 53 क्या कहता है, भारत में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन वे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर का सीधा मतलब दिया गया आर्टिकल 53 में, समझिए ध्यान से। हम प्रेसिडेंट के बारे में वन शॉट अभी देख रहे हैं। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर दिया, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब वो कार्यपालिका शक्ति, ये राष्ट्रपति के निहित होगा, लेकिन वो बाइंडेड होंगे प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद पे, यानी मंत्रिपरिषद सलाह देंगे तब जाके वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 54 में इनका इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में है, तो डायरेक्ट आप बोलेंगे आर्टिकल 54। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट का किस में है, तो आर्टिकल 52। तो इसका मतलब क्या होता है, आप ध्यान से समझिए कि मतलब राष्ट्रपति का इलेक्शन के बारे में वर्णन है। आप आर्टिकल 55 में कि चुनाव किस प्रकार से होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, उनका चुनाव जो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, जिसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसमें कोई भी पर्सन पार्टिसिपेट नहीं करते, जो एमपीज होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अगर एंग्लो इंडियन वो चुनकर आए हैं तो अब तो हटा ही दिया गया उसका पद, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 56 क्या बोलता है कि ऑफिस क्या होगा प्रेसिडेंट का,